Hello dear students, good morning to all of you. I am present again on this Sunday with model test paper third. आज जिसके बारे में डिस्कशन होगा वह क्या है, वह मॉडल टेस्ट पेपर थर्ड है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अब जो टेस्ट पेपर होता है उसका कोई फिक्स तो होता नहीं कि बस ये जो प्रश्न दिए गए हैं दे विल कम ओनली इन टीजीटी और पीजीटी, यह केवल टीजीटी में आएंगे या पीजीटी में आएंगे। किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं, एक तो यह कौन सा मॉडल टेस्ट पेपर है, यह थर्ड है। अब आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर या जिसको आप क्या यूपीपीएससी कहते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम में आप अपीयर हो रहे हैं उसके लिए बीपीएससी और पीएससी, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो उसके लिए यह क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, बताएं। टेस्ट होता है, अभी हम ऑनलाइन हैं, 1 घंटे बाद बात करेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम में आप अपीयर होते हैं आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, और ख़ास करके जो प्रश्न बनाए गए हैं काफ़ी कुछ बैलेंस हैं। बैलेंस सेंस हमारा क्या है कि न तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, न तो ऐसे प्रश्न हैं कि जो आपसे न बने, और न तो ऐसे प्रश्न हैं कि आपसे इजीली बन जाएंगे, न तो ऐसे प्रश्न हैं कि आपसे इजीली बन जाएंगे। कहीं ना कहीं से आप थोड़ा सा सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, 2 मिनट रुकेंगे, प्रश्नों पे 2 सेकंड देंगे तो बन जाएंगे। चाहे आप आरपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, डीएसएसबी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, कोई भी एग्ज़ाम टीचिंग का आप दे रहे हों, आपके लिए यह पेपर प्रॉफिटेबल है। दूसरा, यह पेपर थोड़ा लेंदी हो गया है। अभी तक जो मॉडल टेस्ट पेपर बनता था 125 क्या होते थे, क्वेश्चंस होते थे। उसमें कितने होते थे, 125 प्रश्न हुआ करते थे। इसमें 125 की जगह कितने हो गए हैं, 143 हो गए। इसमें प्रश्न ज़्यादा हो गए हैं, 143 हो गए हैं 125 के बजाय। तो आज जिस पेपर को हम सॉल्व करेंगे वह हर एक एग्ज़ाम जो टीचिंग के लिए आप अपीयर होते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा। आए इसको सॉल्व करते हैं। इसी के साथ एक दूसरी सूचना, एलटी जिसे यूपीपीएससी एलटी कहते हैं का बैच बिगिन हो गया है। एक ही दिन क्लास अभी चला है। ये क्या है, यूपीपीएससी। अभी जो बैच बिगिन हुआ है वह किसका है, एलटी का है। एक दिन क्लास चला है। अगर कोई डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, देखिए शॉर्टकट कहीं से भी सिलेक्शन का आधार नहीं बनता, आपको डिटेल पढ़ना ही चाहिए। और अभी आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, एडवर्टाइजमेंट होने वाला है। हो सकता है कि 15 to 20 फरवरी, 15 से 20 फरवरी के बीच संभावना है कि आ जाए। तो आप पहले से तैयारी करें, पहले से वेल बिगिन इज हाफ डन, तैयारी करें। अगर इसमें कोई अपीयर होना चाहते हैं तो आप क्वेरी कर सकते हैं। दोनों ही बैचेज अवेलेबल हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, लाइव ऑफलाइन क्लासेस, वीडियो क्लासेस, दोनों ही क्लासेस इसके लिए अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो आए चलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, शी वॉज a lovely face, God in his mercy lend her grace, who says this line? यह लाइन किसने कहा था या यह लाइन किसकी है? द लोटस एटर्स हो गई, सर लैंसलॉट की है, मॉर्ड ऑर्थर की है कि टेनिसन की है। अब आपको बताना है कि हु इज़ द नरेटर, इस लाइन को किसने कहा है? तो यह लाइन किसकी है, सर लैंसलॉट की है। लैंसलॉट, अगर आपने आर्थरियन लीजेंड पढ़ा होगा तो उसमें यह क्या है, कैरेक्टर है। नेक्स्ट, हु डिक्लेयर्स आई डोंट वांट टू किल पीपल, आई वांट ओनली टू बी लेफ्ट अलोन टू एंजॉय माई सेल्फ इन माई ओन वे। यह कथन किसका है कि आई डोंट वांट टू किल पीपल, हमें लोगों से घृणा नहीं है, हम लोगों को मारना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि द पीपल शुड नॉट बॉदर मी, लोग हमें परेशान न करें और हमको अपने ढंग से रहने दें। यह किसका स्टेटमेंट है? यह चार्ल्स, देखें तो किसका है, सप्तम का स्टेटमेंट है। द इंसिडेंट ऑफ वाइफ ऑक्शन टेक्स प्लेस इन, यह टेक्स होना चाहिए, इन द नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी, यह आपने पढ़ा है। वाइफ ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके पीजीटी के लिए। वह कहाँ पे दिया गया है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का यह है। हु वाज इट दैट डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, याद रखिएगा, पूछा जाता है एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, यह डिफिनेशन किसका है? तो यह वाल्टर पेटर का है। इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पेपर थोड़ा लेंदी है, इसलिए जो ऑप्शन है उसी पे
टिक किया जा रहा है। ए किसका है? वॉल्टर पेटर का है। मैनी विक्टोरियन राइटर्स वर ड्रॉन टूवर्ड्स, इसको ध्यान रखिएगा, हर एक एज कहीं ना कहीं दूसरे युग से प्रभावित रहा है। हर एक एज कहीं कहीं दूसरे युग से प्रभावित रहा है। जैसे आपने देखा कि जो एलिजाबेथन क्लासिसिज्म था दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्रीक क्लासिसिज्म, तो जो न्यो क्लासिकल क्लासिसिज्म था वह रोमन था। तो यह क्या है? विक्टोरियन पोएट्स मोस्टली ड्रॉन फ्रॉम इटली, इंस्पायर्ड फ्रॉम क्या थे? इटालियन लिटरेचर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, द रोमांटिक मूवमेंट विच डोमिनेटेड इंग्लिश लिटरेचर मोर कम्प्लीटली दैन क्लासिसिज्म हैज बीन कॉल्ड लिबरलिज्म इन लिटरेचर बाय होम। यह बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, आपको पता है यह किसका है? विक्टर ह्यूगो का। आप इसको याद रखें, यह आ चुका है। ऐसे प्रश्नों पे विशेष आप फोकस रखें जो कि प्रश्न पूछे जा चुके हैं। लिबरलिज्म इन लिटरेचर किसका है? विक्टर ह्यूगो का है। व्हाट इज अ पैस्टिज? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अ लव सॉन्ग, अ सैटारिकल पोएम, अ सिलेक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ वर्क्स, पॉटपोरी, रेंडरिंग ऑफ अ पोएम इन प्रोज। तो पैस्टिज क्या है? अब 7 नंबर आपका है, अ सिलेक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ वर्क्स। यह देखें, इसे क्या कहा जाता है? पैस्टिज कहा जाता है। नेक्स्ट तो इसका क्या हो गया? 7th का है, पीबी शैली टू स्काईलार्क का पीरियड विद विच वर्क, पीबी शैली का जो स्काईलार्क है वह किसके साथ प्रकाशित हुआ था? तो किसके साथ प्रकाशित हुआ था? प्रोमेथियस अनबाउंड, ANBOUND, यह किसके साथ प्रकाशित हुआ था? यह पीबी शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। आवर आउट लिखा है, आवर होगा, आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रंट। यह किसकी लाइन है? यह शैली महोदय की लाइन है। हम आगे पीछे, हम वर्तमान, भूत, भविष्य की चिंता करते हैं। और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट्स हो जाएगा, जो हमारे दुखद विचारों को कन्वे करते हैं, वही हमारे जीवन की सच्चाई को क्या करते हैं? बयां करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, यह जो है यह क्या है? टेल्स हो जाएगा। यह क्या है? टेल्स हो गया। अब यह है टेल्स ऑफ साइडेस्ट थॉट्स। तो यह लाइन किसकी है? यह लाइन किसकी है? तो यह लाइन जो दी गई है सेलीज टू स्काईलार्क की है। शेष से कोई मतलब, LG ग्रे का आपने पढ़ा है। हु प्रेज एडिसन स्टाइल एज द मॉडल ऑफ द मिडल स्टाइल। यह किसने कहा कि जो एडिसन की स्टाइल है वह क्या है? एडिसन की जो प्रोज स्टाइल है वह क्या है? वह मॉडल ऑफ मिडल स्टाइल है। तो वह किसकी, यह किसका स्टेटमेंट है? अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट है। तो 10वें का क्या हो जाएगा? C। फॉर होम दिस इज सेट, शी डिड फॉर द इंग्लिश नोवेल व्हाट द लेक पोएट डिड फॉर इंग्लिश पोएट्री। उसने अंग्रेजी उपन्यास के लिए वही किया जो लेक पोएट ने किसके लिए किया? इंग्लिश पोएट्री के लिए। ब्रोंटे सिस्टर्स, यहाँ क्या हो जाएगा? SIST, ब्रोंटे सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट, मिसेज गैस्केट, ऑस्टिन। तो अब आपको यह पता होगा यह स्टेटमेंट किसके लिए कहा जाता है? जेन ऑस्टिन के लिए कहा जाता है। जेन ऑस्टिन के लिए कहा जाता है, जो ग्रेटेस्ट डोमेस्टिक नॉवलिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिगार्ड की जाती है, जो रोमांटिक पीरियड की हैं। तो जेन ऑस्टिन आपने पढ़ा होगा। यह क्या हो जाएगा? जेन ऑस्टिन हो जाएगा, माने 11 का D। विच नावल ऑफ जेन ऑस्टिन हैज बीन कंसीडर्ड द बेस्ट फ्रॉम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू। इनका अगर देखें तो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू, नॉर्थएंजर एबी, एम्मा, मैन्सफील्ड पार्क, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। वैसे ज़्यादातर लोगों को देखिए तो कहते हैं कि इनका इम्मा है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थएंजर एबी है। क्या दिया गया है? बेस्ट लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है। तो यह क्या है? नॉर्थएंजर एबी है। एंडीमियन बाय जॉन कीट्स इज बेस्ड ऑन, यह जो एंडीमियन की स्टोरी है यह किस पे आधारित है? एंडीमियन बाय जॉन कीट्स इज बेस्ड ऑन हाईलैंड लोर, कैंटिस टेल, रोमन मिथ्स, ग्रीक मिथोलॉजी। ये आपको पता है यह किस पे आधारित है? ग्रीक मिथोलॉजी पे है। हु सेड एन आर्कियोलॉजिस्ट इज द बेस्ट हस्बैंड एनी वुमन कैन हैव, द ओल्डर शी गेट्स द मोर इंटरेस्टेड ही इज इन हर। किसका यह स्टेटमेंट है कि एक जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वह सबसे अच्छा पति होता है। वह जितना ही वृद्ध होता है उतना ही वह क्या हो जाता है?
इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अगाथा क्रिस्टी, एजरा पाउंड, जी बीसा, नन ऑफ द अबव, यह स्टेट किसका है? अगाथा क्रिस्टी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द क्रूएलिटी ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। यह कई बार परीक्षा में आया है, खास करके टीजीटी वाले ध्यान देंगे। जब गाल्सवर्दी को पढ़ते हैं तो हमेशा आपको लिखाया जाता है जो इनका जिस्ट है, जो इनका की है। तो यह सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे कौन सा इनका गाल्सवर्दी का प्ले बेस्ड है, वह क्या है? जस्टिस है। द ब्लूम्सबरी ग्रुप लिटरेरी क्लब वाज फाउंडेड बाई, यहाँ पे वाज होगा, ध्यान रखिएगा, वाज फाउंडेड बाई। यह किसके द्वारा स्थापित था? एजरा पाउंड, डब्ल्यू बीट्स, वर्जीनिया वुल्फ, नन ऑफ दीज। ये आपने पढ़ा होगा। तो कौन है? होगार्थ प्रेस, ब्लूम्सबरी ग्रुप, वर्जीनिया वुल्फ, माने 16 का सी। राइमर्स क्लब ऑफ द लेट 19th सेंचुरी वाज अ, अब आपको बताना है कि यह जो राइमर्स क्लब है यह वास्तव में क्या था। राइमर्स क्लब ऑप्शन देख लें। ग्रुप ऑफ यंग पोएट्स इन लंडन, ग्रुप ऑफ पोएट्स हु रोट ऑन द प्रोस्टिट्यूट्स एंड म्यूजिक हॉल डांसर्स। राइमर्स क्लब बोथ ए एंड बी। अब एक होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बोथ एंड बी। द फ्रेज कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड, ये दोबारा पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यह जो 18 नंबर का प्रश्न है यह आपसे दोबारा पूछा जा रहा है। तो यह सीजे जंग जी का है, यह आपसे दोबारा पूछा गया है, इसको ध्यान दें। और इसका ऑप्शन जो रियल है वह क्या होगा? वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर। प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड मीन्स इज अ डिक्टम ऑफ ऑगस्टिनेज मीन्स दैट they emphasized the importance of only men and not women. They believed in the study of human nature. They believed in the study of physical nature. None of these. तो इसमें ध्यान रखिएगा, आपको बताया गया है यह जो डिक्टम है ये किसका है? अलेक्जेंडर पोप का है। और जो नियो क्लासिकल का नेचर से अभिप्राय था, तो नियो क्लासिकल का नेचर से जो अभिप्राय है वह नेचर ऑफ मैन है। जो रोमांटिक्स का नेचर से अभिप्राय है वह क्या है? यूनिवर्सल नेचर, माने प्रकृति जगत से है। तो यह डिक्टम किसने दिया? अलेक्जेंडर पोप ने। हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट? लिटरेचर इज द ह्यूमनाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। लिटरेचर देखें तो पूरे संसार का अंततः मानवीकरण है। लिटरेचर इज द ह्यूमनाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। यह बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, याद कर ले। यह किसका है? जर्मन पोएट गेटे महोदय का है। वाई मैन सीज माइन ओन। अब चलें तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का आपने देखा, 20 का जो राइट रिस्पांस है वह बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं 21 की तरफ। वाई मैन सीज माइन ओन एंड आई एम रिच इन हैविंग सच ज्वेल। At 20 siege, if all the sand were pearls, the water nectar, and the rocks pure gold. Where in Shakespeare do we find the lines we read above? Why man siege mine? अब वह मेरी है। And I am rich in having such a jewel. एक ऐसा आभूषण जो हमारे पास है। As 20 siege, if all the sands were pearls. अगर 20 समुद्रों की पूरी बालू भी मिला करके pearls बना दिया जाए, the water nectar, पानी को अमृत बना दिया जाए, एंड द रॉक्स प्योर गोल्ड, और पत्थर को सोना, तो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। अब आपको बताना है यह लाइन किसकी है। यह लाइन तो वैलेंटाइन अबाउट सिल्विया इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है। यह लाइन ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। जब इसको हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हैमलेट ने ओफिलिया के बारे में कहा होगा कि आई लव्ड ओफिलिया मोर देन 40,000 ब्रदर्स कुड, उसकी लाइन लगती है। लेकिन यह क्या है? वैलेंटाइन की है अबाउट सिल्विया। नेक्स्ट हम पहुँचे हैं 22 में देखते हैं। एट इफ वी कुड स्कॉर हेट एंड प्राइड एंड फियर, इफ वी वर थिंग्स बोर्न नॉट टू शेड अ टीयर, आई नो नॉट हाउ द जॉय वी एवर शुड कम नियर। दीज लाइन्स आर फ्रॉम विच बुक? अब इसमें वक्ता कौन है जो कहता है एट इफ वी कुड स्कॉन हेट एंड प्राइड एंड फियर? अगर इन चीज़ों को हम स्कॉन माने ट्राई टू लीव देम, छोड़ दें। इफ़ वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू शेड अ टीयर, अगर हमको आंसू न बहाना पड़े, दुख न व्यक्त करना पड़े, आई नो नॉट हाउ द जॉय वी एवर शुड कम नियर, तो कैसे नहीं प्रसन्नता हमारे पास आती है। यह लाइन किसकी है आपको बताना है। ओ टू स्काइलार, यह किसकी है भाई? पीबी शैली की है। तो ये 22 का क्या है? ओ टू स्काइलार। नेक्स्ट,
व्हाट वाज जॉन वाइक्लिफ्स ग्रेट गिफ्ट टू द पीपल ऑफ हिज टाइम? द 14th सेंचुरी। अब 14वीं शताब्दी को देखें तो इनका ग्रेटेस्ट वाइक्लिफ का गिफ्ट क्या था? प्रीचिंग सोशल डिसकंटेंट, प्रीचिंग, अब वो स्पेलिंग गलत है, प्रीचिंग द इक्वलिटी ऑफ मैन, प्रीचिंग द डिग्निटी ऑफ लेबर, गिविंग टू द पीपल द गॉस्पेल इन देयर ओन टंग। अब 23 का आपको बताना है कि इसका राइट रिस्पांस क्या होगा। उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया, उन्होंने धर्म ग्रंथों के बारे में बताया, तो इसका जो राइट रिस्पांस आपने पढ़ा है वह क्या होगा? उसका राइट रिस्पांस यह होगा प्रीचिंग द गॉस्पेल। यह क्या होगा? द गॉस्पेल। यह जो है बाइबल का जो ट्रांसलेशन किए, यह राइट रिस्पांस होगा। मॉडी आर्थर, ARTHUR, वाज पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बाई कैक्सन। यह कब प्रकाशित हुआ था? मॉडी आर्थर पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बाई कैक्सन। तो ये दोबारा मैंने पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न जो लगता है कि आ सकते हैं, तो 1485 The Elizabethan age 1580 to 1620 was marked by certain features. Find out from the list below the one characteristic features which dominated. प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो ज़्यादातर थर्ड टाइप के प्रश्न हैं, फैक्ट कम ही पूछे गए हैं। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, रिलीजियस टॉलरेंस, लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, लैक ऑफ द स्पिरिट ऑफ फेडरल। तो अब इसमें अगर देखें 25 में कि एक इसका राइट रिस्पांस क्या है, तो इसमें केवल और केवल क्या है? रिलीजियस टॉलरेंस इनके पीरियड में रहा, धार्मिक समतावाद, उदारवाद। व्हाई सेड दिस? अ बुक शुड हेल्प अस ईदर टू एंजॉय लाइफ और टू एंड्योर इट। हमको किताब या तो ज़िंदगी को एंजॉय करने का सिखाना चाहिए या ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाना चाहिए। यह किसका है? बॉसवेल का है, पोप का है, डॉक्टर जॉनसन का है। तो आप इसमें बताएं, बहुत फेमस कथन है, इसको ध्यान दें कि अ बुक शुड हेल्प अस ईदर टू एंजॉय लाइफ और टू एंड्योर इट। इनमें से क्या होगा? तो यह स्टेटमेंट किसका है? डॉक्टर जॉनसन का। द नॉवेलिस्ट दैट इंडिकेटेड मोस्टली द एजुकेशन सिस्टम ऑफ हिज टाइम्स वाज। एक ऐसा उपन्यासकार जिसने प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ हिज पीरियड पे अपने को फोकस किया, वह कौन सा है? तो वह इसमें सब जानते हैं कि वह कौन से हैं। चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, चार्ल्स रीड्स, विल्की कॉलिंस। इसमें कौन है? चार्ल्स डिकेंस हैं। अब नेक्स्ट है मेलाप्रॉपिज इज क्वाइंड आफ्टर अ कैरेक्टर इन। माला, मेला लिख दिया है, यह गलत है। तो यह जो क्वाइंड किया गया है, यह कहाँ से किया गया है? द राइवल्स। सी स्टूप्स टू कांकोर को आप लिख दिया है, सी स्टूप्स टू कांकोर हो गया, और नन ऑफ द अबव। अब इसमें बताना है कि जो कैरेक्टर है मेलाप्रॉपिज वह कहाँ से लिया गया है? तो द राइवल्स से लिया गया है। यह जो टर्म है इसमें क्या हो जाएगा? द राइवल्स हो गया। अब मेमोरेबल कैरेक्टर, ग्रैंड फिगर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल। ये चार्ल्स डिकेंस का बहुत फेमस है, ग्रैंड टीचर है, बिग बुक पेपर्स, हार्ड टाइम्स। ये दोबारा पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। कई बार जो दोबारा पूछे गए हैं प्रश्न वह भी आप गलत कर देते हैं, यह सही बात नहीं है। Who was it that compared Dickens to Shakespeare? Who can with the phrase make a character as real as flesh and blood? यह किसका कथन है कि इनको देखें, माने ही वाज विद शेक्सपियर। किसने कहा है कि चार्ल्स डिकेंस वाज द शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश प्रोज? T.S. इलियट का स्टेटमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखें। तो यह किसका कथन है? T.S. इलियट का है। नेक्स्ट अल्फेट टेंसन्स इन मेमोरियल, इन मेमोरियम है, ये UM है। वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ, तो आर्थर हैलम। कई बार परीक्षा में AHH इतना ही शॉर्ट में पूछता है, AHH इतना ही पूछता है, याद रखिएगा, चाहे यह पूछे। आर्थर हेनरी हैलम इनके क्लोज फ्रेंड थे, कहा जाता है, जिनकी परहैप्स एंगेजमेंट भी इनके सिस्टर के साथ हो गया था, लेकिन मैरिज पॉसिबल नहीं हुई क्योंकि हैलम की डेथ हो गई। Browning believed that all the poetry was putting the infinite within the finite. ब्राउनिंग महोदय का कहना है कि कविता का मतलब वो होता है कि जो इनफाइनाइट है उसको फाइनाइट बना देना। तो पोएट्री वाज यस, नो, मे बी, नन ऑफ दीज। तो इसमें 32 में क्या होगा कि नन ऑफ दीज होगा, माने इनमें से कोई भी सही नहीं है। Who wrote, we all have sufficient strength to bear other people's misfortunes? किसका कथन है? बहुत अच्छा है। हमारे पास पर्याप्त साधन होते हैं, हम एक दूसरे के अगर चाहें
तो मिस फॉर्च्यून्स को बियर कर सकते हैं तो मोन्टैग, बैकन, लैम, ला, रोज फाउंटैन। तो इसमें क्या होगा, यह डी होगा। हुज डाइंग वर्ड्स वर क्रीटो, आइओकॉक टू एक्लस, विल यू रिमेंबर टू पे द डेप्ट। यह सोक्रेटिस का स्टेटमेंट है, आपने पढ़ा है और यह आया हुआ भी है किसमें, टीजीटी में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज नॉट कंसीव्ड इन ड्रीम्स। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो ड्रीम में नहीं कंसीव की गई थी। ऐसे भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना है जो ड्रीम में कंसीव नहीं की गई थी। तो फ्रैंकेनस्टीन इनका है ही, डॉक्टर जैकलिन है, कुबला खान है। तो जो नहीं है वह कौन है, वह मोनस्टोन है। मिल्टन है सेडिंग लैंड इमर्ज नोबल एंड ओबियल एंड पजेंट नेशन अराउजिंग हर सेल्फ लाइक स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड स्ट्रोकिंग हर लॉक्स। विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डिड मिल्टन हैव इन हिज माइंड। मिल्टन ने जब यह कथन दिया तो यह कथन वास्तव में किस पीरियड पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो एक ही पीरियड होगा, वह क्या है, क्वीन एलिजाबेथ। स्पेंसर इन्वेंटेड न्यू वर्ड्स फ्रॉम विच इज नोन एज द स्पेंसरियन स्टैंजा फॉर्म। इसको ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है। स्पेंसर ने जो स्टैंजा फॉर्म इन्वेंट किया उसे क्या कहा गया, स्पेंसरियन स्टैंजा फॉर्म कहा गया। इन विच ऑफ द वर्क डिड ही यूज इट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा फॉर्म पहली बार कहाँ यूज किया। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्पेंसर ने कहाँ यूज किया है। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, यह किस में है, यह फेयरी क्वीन में है। द स्पेंसरियन स्टैंजा इज कंसिस्टेड ऑफ। तो यह कितने को होता है, 9 लाइन होता है। अब 9 में क्या होता है, 8+1 होता है, 8 आयम्बिक पेंटामीटर, और 1 किस में होती है, आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। पेंटा में 5 क्या होते हैं, फुट होते हैं, हेक्सा में 6 हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एक्लॉग। ये फॉर्म्स एंड मूवमेंट से प्रश्न है, कई बार यह भी आया हुआ है। एक्लॉग क्या है, अ मार्चिंग सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ द वर्जिन्स, रिलीजियस सॉन्ग, पास्टोरल पोएम अबाउट द शेफर्ड्स चीफली। ये क्या होती है, सबलाइन पास्टोरल पोएम होती है। स्पेंसर द शेफर्ड्स कैलेंडर is a collection of 12 poems. The subject matter, pastoral problem, the love, life of shepherds, the calendar of month, 12 moral virtues. अब जो स्पेंसर का शेफर्ड्स कैलेंडर है उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो फेयरी क्वीन है उसको कितने पार्ट में लिखना था, इनको 12 पार्ट में। तो जो 6 पार्ट्स थे वह देखें वह कंप्लीट हो पाए, 6 नहीं। तो ये पास्टोरल पोएम अबाउट शेफर्ड्स, एक्लॉग हो गया। स्पेंसर्स द शेफर्ड्स कैलेंडर इज ए कलेक्शन ऑफ 12 पोएम्स। द सब्जेक्ट मैटर, अब ये क्या है, कैलेंडर ऑफ द मंथ इन्होंने दिया है। इसके माध्यम से इन्होंने क्या दिया है, चीफली अगर देखें तो कैलेंडर ऑफ द मंथ्स दिया है, उन्हीं के आधार पे चीज़ों को वैल्यूएट किया है। जॉनसन हैज सेड दैट द लैंग्वेज ऑफ स्पेंसर्स पोएट्री इज नॉट इंग्लिश, नॉट एनी लैंग्वेज। व्हाई। जॉनसन महोदय ने लिखा कि इनकी जो भाषा है वह इंग्लिश नहीं है। जॉनसन हैज सेड दैट द लैंग्वेज ऑफ स्पेंसर्स पोएट्री इज नॉट इंग्लिश, नॉट एनी लैंग्वेज। व्हाई, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। तो नंबर 1 है यूज ऑफ टू मच लैटिन, इंट्रोडक्शन ऑफ हैब्रू वर्ड्स, द थीम्स आर एब्स्ट्रैक्ट, स्टेज फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड यूज ऑफ द ऑब्सोलेट वर्ड्स। अब जॉनसन महोदय की भाषा को कि इन्होंने किस आधार पे रिजेक्ट किया है, तो इन्होंने कहा कि स्ट्रेंज फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड ऑब्सोलेट वर्ड्स को इन्होंने यूज किया है, पुराने शब्दों को, और जो फॉर्म्स ऑफ स्पीच है वह भी स्ट्रेंज है। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, यह कई बार प्रश्न आया हुआ है, यह आपसे बन भी रहा होगा। तो यह कौन है, हु इज रिगार्डेड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, तो यह हो जाएगा सैमुअल रिचर्डसन हो जाएंगे। विच ऑफ हिज नॉवेल इज कॉल्ड अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। सैमुअल रिचर्डसन महोदय का कौन सा उपन्यास है जिसको कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा जाता है। तो सैमुअल रिचर्डसन महोदय का कॉमिक एपिक इन प्रोज वह कौन है, जोसेफ एंड्रूज है, वह जोसेफ एंड्रूज है। विच आर द फॉलोइंग बुक्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। शेक्सपियर की शुरुआत कहाँ से होती है, इनमें से ध्यान रखिएगा। जब शेक्सपियर के सक्सेस की बात आती है तो मोस्टली हमारा ध्यान किधर डाइवर्ट होता है, प्ले की तरफ, ड्रामा की तरफ डाइवर्ट होता है। तो वास्तव में एज अ लिटरेरी मैन, जैसे आपको शेक्सपियर डिटेल पढ़ाए जाते हैं तो बताया जाता है कि फ्रॉम 1588 टू
1592 दैट वाज द पीरियड ऑफ शेक्सपियर डिसअपीयरेंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ लंदन। लंदन के स्टेज पे उनका कोई जिक्र नहीं होता। पहली बार 93 में एज ए लिटरेरी पर्सन शेक्सपियर एक्नॉलेज होते हैं, वह क्या है, वेनस एंड एडोनाइस, इनका पब्लिश होता है। दूसरा ये डेडिकेटेड किसको है, ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। इन विच प्ले डज शेक्सपियर इंट्रोड्यूस अस टू द वर्ल्ड ऑफ फेरीज विद इन द रोगिस एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉक लोर्स या फॉक कैरेक्टर्स। तो यह आपने पढ़ा हुआ है। इसका जो रेस्पॉन्स होगा वह क्या है, अ मिडसमर नाइट ड्रीम होगा। इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग एफ्रॉय इन विलियम हर्बर्ट। अब ये क्या है, थॉमस लूसी लाइफ इसके से जुड़ा है कहा जाता है, जिसके कारण ये छोड़ करके लंदन आ गए थे। विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। अब इसमें से आपको बताना है कि जो राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वह कौन सा है, तो वह हैमलेट पहले आएगा, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ऐसे समझ लें 2 4 5 6 या 2 4 5 5 यह हो जाएगा। तो राइट रिस्पांस क्या है, ए है। हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीट शेक्सपियर बर्ड ऑफ हेवन। किसने शेक्सपियर महोदय को स्वीट शेक्सपियर कहा, मिल्टन, कोलरिज, बेन जॉनसन, अर्नल्ड। अब आपको ध्यान रखना है शेक्सपियर महोदय के बारे में जितने कमेंट हैं, जितने लोगों ने कविताएं लिखा है, उनको भी आपको तैयार करना है। इसमें कौन होंगे, जॉन मिल्टन होंगे। यह कहाँ है, इनका जो मिल्टन महोदय का अगर आपने सोनेट पढ़ा होगा ऑन शेक्सपियर। नेक्स्ट है हु रिवाइज किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया वुड मैरी एडगर, EDGAR है, EDGAR, एडगर, एट द एंड, एट द END होगा यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है। चले, तो किसने तेल अंटेटे, सॉरी नाहुम टेटे, इनको आपने पढ़ा है, काफ़ी इनके बारे में पढ़ा है, प्रश्न आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफिलिया नॉट गिव टू एनीवन। ओफिलिया जो 7 फूल अपने पास रखती है, उनमें से एक वह किसी को देती नहीं है। वह क्या है, फ्लावर ऑफ वायलेट्स है। लेकिन वायलेट्स मरते दम तक उसके हाथ में होता है। जब वह डूबने लगती है तो एक फूल उसके हाथ से छूट जाता है, कहा जाता है वह क्या है, वह आर्यूई, वह क्या है, रियू है। नेक्स्ट, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वोल्टीमान, VOLTMOND, एंड कॉर्नेलियस, ये वो होगा यहाँ पे, वोल्टीमान एंड कॉर्नेलियस अपीयर। यह कहाँ अपीयर होते हैं, तो यह हैमलेट हो जाएगा, 51 का हैमलेट। नेक्स्ट, हु रोट द एसे इंटाइटल्ड ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। यह किसका है, यह बड़ा फेमस है, आप याद रखिएगा, थॉमस डी क्वेंसी का, कई बार आया है। कहीं भी आप एग्जाम दे रहे हों, प्रश्न तो लगभग वही रहते हैं। हु आर स्पिरिट्स इन द प्ले द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में कौन कौन सी स्पिरिट्स आती हैं, तो यह कब आती हैं, जब वहाँ पे प्ले विद इन द प्ले होता है। वह कौन सी हैं, कौन कौन स्पिरिट्स आती हैं। अब इसमें देखें, रीपर्स, एरियल, तो ले दे करके 4 प्रकार की इसमें आत्माएं आती हैं, जो कि किसके लिए आती हैं, टू ब्लेस द न्यूली इंगेज्ड कपल। ये जो न्यूली इंगेज्ड कपल हैं उनको ब्लेस करने के लिए आती हैं। तो इसमें आइरिस, सेरेस, जूनो, रीपर्स है, यहाँ पे यह हो जाएगा रीपर्स, एरियल आता नहीं, तो अब यह पे गलत है, तो यह हो जाएगा सी। इन द टेम्पेस्ट मिरांडा, कैलिबन एंड प्रॉस्पेरो स्टे इन द आइसलैंड फॉर। अब आपको यह बताना है कि टेम्पेस्ट में ये लोग उस आइलैंड में 12 साल 13, 14, 11 कुल मिलाकर के कितने वर्ष यह लोग वहाँ पे रुकते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है, लेकिन बनना चाहिए सबसे, क्योंकि जब आपने पढ़ा कि 12 3 15 होता है, मिरांडा इज नियरली 15 ईयर्स, तो कितना हो गया, 54 का ए, 55। आइडेंटिफाई द पोएम शेक्सपियर रोट बेस्ड ऑन अ स्टोरी ऑफ ओविड टेल्स इन हिज मेटामॉर्फोसिस। अब ये कौन सी कविता है जो मेटामॉर्फोसिस से ली गई है, ये अभी पहले भी पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। ओ तो वेनस एंड एडोनाइस हो जाएगा, माने जो 55 है उसका जो राइट रिस्पांस होगा वह क्या होगा, वेनस एंड एडोनाइस हो जाएगा। अब यह हो गया शेक्सपियर्स वेनस एंड एडोनाइस एन एग्जाम्पल written mythological poem of 1194 lines of verse based on a story of, यह जो है वेनस एंड एडोनाइस, यह इसकी स्टोरी
कहाँ से ली गई है? तो ओविड का मेटामॉर्फोसिस, अभी इसके पहले आपने पढ़ा है, टैली कर लिया करिए परीक्षा में, कई बार उससे रिलेटेड दूसरा प्रश्न आ जाता है। व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जनरली सिंग इन शेक्सपियर्स प्लेज? शेक्सपियर के नाटकों में ज़्यादातर गीत किस प्रकार के पात्र गाते हैं? बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किंग एंड क्वीन गाना गाते हैं, सर्वेंट, क्लाउन, फूल्स एंड अदर माइनर कैरेक्टर्स विद लो स्टेटस, फेरीज, नोबलमैन। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस प्रकार के गाना गाते हैं? जब कोई प्रश्न न बने तो थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में सोच लिया करें। बैकग्राउंड में आप चले जाएंगे तो प्रश्न बनने लगेगा। वह कौन है? वह सर्वेंट्स हैं, क्लाउन्स हैं, फूल्स हैं, जेस्टर हैं, या पीपल ऑफ लो स्टेटस। ज़्यादातर यही गीत गाते हैं। नेक्स्ट आए 58 है यहाँ पे। इन विच प्ले अदर देन जूलियस सीजर हैज शेक्सपियर डिपिक्टेड द रोमन बेटर देन द रोमन राइटर्स देमसेल्व्स हैव डन? अब जूलियस सीजर के सिवा शेक्सपियर महोदय ने किस नोबल हीरो या नोबल वॉरियर, नोबल मिलिट्री जनरल पे नाटक लिखा है जो रोमन से ज़्यादा अच्छा उसका चित्रण है? इसमें तो एक ही हो पाएगा, और वह क्या है? कोरियोलेनस होगा। नंबर 1 पे जूलियस सीजर आता है, तो 58 का क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ मैकबेथ्स वर्ड्स? लाइफ इज बट वॉकिंग शैडो, लाइफ इज जस्ट डिवाइड ऑफ लाइट, लाइफ इज जस्ट डिवाइड ऑफ सब्सटेंस, लाइफ इज जस्ट डिवाइड ऑफ स्पिरिट, लाइफ इज जस्ट डिवाइड ऑफ स्टेबिलिटी। अब यह जो मैकबेथ महोदय की सलीला की है, लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो एंड मैन अ मियर पुअर प्लेयर, इसका मतलब क्या है? तो लाइफ को देखें तो लाइफ इज जस्ट डिवाइड ऑफ सब्सटेंस, कुछ यथार्थ नहीं है। एवरीथिंग इज अनरियल इन द लाइफ, इट लुक्स रियल ओनली फॉर अ मोमेंट। कुछ क्षण के लिए जो रियल लगता है बाद में क्या होता है? अनरियल हो जाता है। नेक्स्ट है 60, दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रे द नेकेड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वाज प्रोनाउंस्ड बाई एम अर्नोल्ड शैली, वर्ड्सवर्थ कॉलेज। कविता को देखें तो वास्तव में रियल डिग्निटी, नेकेड का मतलब रियल डिग्निटी ऑफ मैन को पोर्ट्रे करना चाहिए। यह किसका है? तो जब ऐसी बातें आएँ, लाइक अ चाइल्ड, लाइक द नेकेड डिग्निटी ऑफ मैन, ग्लोरिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सल नेचर, तो यहाँ और कोई हो ही नहीं सकते। किसको छोड़ करके? विलियम वर्ड्सवर्थ को छोड़ करके, तो ले दे करके 60 का वर्ड्सवर्थ होंगे। नेक्स्ट, व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग? डैफोडिल्स क्या कर रहे थे जब वर्ड्सवर्थ ने देखा? वॉन्डरिंग ओवर द क्लाउड्स, फ्लोटिंग हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, स्पार्कलिंग वेन्स इन ग्ली, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। अब लगभग चारों हैं, लेकिन जिसका रिफरेंस वर्ड्सवर्थ ने दिया है वह क्या है? वह डी है, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली ब्राइट। Who said there is no essential difference between the language of prose and that of the metrical composition? यह तो आपको लगभग रट गया होगा। वर्ड्सवर्थ की जितनी परिभाषाएं हैं, खास करके प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स सेकेंड एडिशन 1802, उसको याद कर लीजिए, यह वर्ड्सवर्थ की है। द एक्सर्सन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, एक्सर्सन वर्ड्सवर्थ की बहुत महत्वपूर्ण कविता है। द ग्रेटेस्ट मिस्टिक पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ कही जाती है। वो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ ग्रोथ ऑफ सेंसिबिलिटी टू अ नेचुरल फिनोमेना, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ एक्सेंट ऑफ फेम, वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कॉलेज। एक्सर्सन हमको क्या बताती है? यह क्या डिक्लाइन करती है? एक तो ग्रेटेस्ट मिस्टिक पोएम है एक्सर्सन, दूसरा देखें फर्स्ट पार्ट किसका है? द रिक्ल्यूज का, और तीसरा क्या है? द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। वास्तव में देखें 1814 से परहैप्स द इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, तो इसमें क्या होगा? 63 में भी। The words lines, she gave me eyes, she gave me ears and humble cares and delicate fears were in reference to, यह वास्तव में लाइन किसको रिफ़र की गई है? तो याद रखिएगा, यह लाइन किसको रिफ़र की गई है? यह डोरोथी को। और यह भी ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि वर्ड्सवर्थ हैज़ टेकन दिस लाइन फ्रॉम, तो यह किससे लिया है? स्पैरोज नेस्ट इनकी कविता है, स्पैरोज नेस्ट इनकी कविता है, यह वहाँ से लाइन ली गई है। तो यह हो गया 64 का सी। नेक्स्ट आते हैं, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। अब एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, यह वर्ड्स किसके हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए,
अब यहाँ हो जाएगा सी माने WORDS WORTH, हो जाएगा DCOLERIDG कॉलेज। तो जो राइट रिस्पांस मैंने लगाया वह कैसी है? ऑप्शन छूट गया था वर्डसवर्थ महोदय। वर्डसवर्थ महोदय अरिस्टोटल के बाद पहले कवि हैं, सॉरी पोइटिक क्रिटिक हैं, जिन्होंने कहा कि कवि को देखें, द पोएट, एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर। तो 65 का सी होगा, ऑप्शन आप नोट कर लें। शैली ए, कीट्स बी, वर्ड्सवर्थ सी, कॉलेज डी। तो राइट रिस्पांस क्या होगा? राइट रिस्पांस सी होगा। और अभी आपसे कहें कि वर्ड्सवर्थ का जो प्रीफेस है वह पूरा आप तैयार कर लें। नेक्स्ट, विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक? यह ऑटोबायोग्राफिकल एपिक किसे कहा जाता है? तो ऐसे प्रश्न कुछ कहना ही नहीं है, केवल और केवल द प्रेल्यूड। 66 का बी। सरसेट, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ द थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर? बहुत अच्छी माने यह लाइन है, किस कविता की है? द टेबल टर्न्ड हो गया, द वर्ल्ड इज टू मच बी 10 हो गया, आई वांडर्ड लोनली आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। 3 ही ऑप्शन हैं, तो चले देख लें। अभी आपसे बात हो रही थी कि जो है हम सबको तैयार करेंगे, तो यह लाइन तो टेबल टर्न की है। जो ऑप्शन छूटा है यह क्या है? SOLITARY, रीफर। आप यहाँ पे ऑप्शन भी टिक आउट कर लें। तो यह लाइन किसकी है? द टेबल टर्न। अगर आपने पढ़ा होगा लेट नेचर बी योर टीचर, यह लाइन वहाँ की है। नेक्स्ट है, मिल्टन वॉज द डेविल्स पार्ट विदाउट नोइंग इट, हु मेड द अबव स्टेटमेंट? यह स्टेटमेंट किसका है? तो उन्होंने एक्ट फर्स्ट के लिए दिया है। किसके लिए दिया था? एक्ट फर्स्ट। और कहाँ दिया है? पैरा डाइज लॉस्ट में दिया है। क्योंकि वास्तव में विलियम ब्लेक हो जाएंगे, जितने अच्छे स्टेटमेंट हैं पहले लास्ट में, वह किसके द्वारा कन्वे किए गए हैं? वह केवल और केवल सैटन के द्वारा कन्वे किए गए हैं। तो इनका कमेंट था विलियम ब्लेक का। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन 1630, 1687, 1629, 1632। मिल्टन महोदय ने जो लिखा है, मिल्टन महोदय ने जो लिखा है ऑन शेक्सपियर और सोनेट, वह कब प्रकाशित हुआ था? वह 1630 प्रकाशित हुआ था, ये 1630। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक इन पैलेस? ध्यान रखिएगा, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सैटर्न नॉट टेक, डज नॉट टेक लिखा है, टेक नहीं लिखा है। तो डज नॉट टेक लिखा है, सैटर्न क्या क्या नहीं बना है? आपसे यह पूछा जा रहा है। स्नेक तो बना है, सिरप बना है, अब कॉर्नोमेंट बना है, अब नहीं बना है सैटर्न, तो क्या? आउल, आउल नहीं बना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पैरालास्ट इज रिटन इन वर्ड्स। तो पैरालास्ट वास्तव में किस में लिखी गई है? तो पैरालास्ट किस में लिखी गई है? यह ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, न कि फ्री वर्स में। तो ध्यान रखिएगा, यह ब्लैंक वर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैरालास्ट? नर्क का जो गेट है उसकी गार्डिंग कौन कर रहा है? तो डेथ, गैब्रियल, मोलोच, सिन। तो डेथ और सिन गार्ड कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि दोनों दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सिन हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो सैटर्न की डॉटर थी वह क्या है? वह सिन है। और यह जो है इसकी बॉडी वुमेन्स की थी, अपर पार्ट वुमेन का था और लोअर पार्ट किसका है? सरपेंट का था। यही जो है उस गेट पे अपॉइंट थी। और डेथ क्या है? वह सन है। नेक्स्ट, विच टेक्स्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर इन? दाउ कास्ट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। तुम मेरे दिमाग की आज़ादी को नहीं छीन सकते हो। पैरालास्ट, कॉमस, प्रेजरिगेंड, अरियोपजिटिका। अब यह क्या है? जो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं वह पढ़ने से पता चल जाता है कि यह किस रचना का हो सकता है। तो यह किस रचना का है? यह कॉमस का है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट? अब यह बताना है कि मिल्टन महोदय की निम्न में कौन रचना है? एल पेंसरोसो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मैस्क्री इन पिडमॉन्ट, लिसिडस। यह ऑक्टोसिलेबिक में मिल्टन महोदय ने
कौन सी रचना लिखा है, तो इनका क्या है, एल पेंसरासो है। द फ्रेज बॉटमलेस पर्डिशन ऑकर्स इन मिल्टन्स प्रेलॉस्ट इन, यह बॉटमलेस पर्डिशन यह कई बार आया हुआ है, प्रेलॉस्ट बुक 1, 4, 6, 12। यह बॉटमलेस पर्डिशन किस बुक में दिया गया है, तो आप जानते हैं यह हेल का डिस्क्रिप्शन है, और हेल का डिस्क्रिप्शन किस में है, बुक 1 में है। तो यह लाइन कहाँ दी गई है, यह लाइन बुक 1 में दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज ए नॉवेलिटी रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, द फ्रीलैंड्स, जोसलिन, द 4 सिटी सागा, नन ऑफ द अबव। अब इसमें देखें तो कौन सा एक नॉवेल है, नहीं पूछ रहा है, नॉवेलिटी शब्दों पे जाइएगा तो फ्रीलैंड्स नॉवेल है, जोसलिन है, 4 सिटी सागा, नन ऑफ द अबव। तो नॉवेलिटी पूछ रहा है तो नन ऑफ द अबव होगा। इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेज। अब देखें, फैमिली हिस्ट्री, फ्रेटर्निटी, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, रोमांस। गाल्सवर्दी महोदय के पूछ रहा है कि मेन थीम ऑफ हिज प्लेज, इनके नाटकों की मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो आपको जस्ट लाइक टू शेक्सपियर, यह 77 क्या हो जाएगा, सोशल प्रॉब्लम। जस्ट लाइक टू शेक्सपियर, गाल्सवर्दी इज आल्सो रिगार्डेड अ वेरी पर्पजफुल ड्रामेटिस्ट। गाल्सवर्दी महोदय क्या रिगार्ड कहते हैं, पर्पजफुल ड्रामेटिस्ट हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, तो इन्होंने सोशल प्रॉब्लम लिखा है। गाल्सवर्दीज प्लेज इस टाइप डील्स विद सब्जेक्ट ऑफ लेबर डिस्प्यूट, जस्टिस, वार्स। तो अभी अगर आपने पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब स्ट्राइक है तो माने स्ट्राइक है, और जब स्ट्राइक है तो क्या है, लेबर डिस्प्यूट है, 78 का है। 79 कंप्लीट द सेंटेंस, द आइलैंड फेरसीज हैज बीन रिटन बाई, आइसलैंड फेरसीज किसने लिखा है, तो यह गाल्सवर्दी महोदय का है। नेक्स्ट, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क जस्टिस 910 इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। यह वास्तव में क्या है, एक कमेंट्री है, और किसके बारे में है, अबाउट द यह प्रिजन। तो एसी वार्ड का स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखें, कई बार आया है। गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज अ, गाल्सवर्दी महोदय ने अपना लिटरेरी करियर कहाँ से शुरू किया, एज अ जर्नलिस्ट, अ ग्रामेटिस्ट, अ नॉवलिस्ट, अ पोएट। अब जर्नलिस्ट तो है नहीं, शॉर्ट स्टोरी राइटर होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी जब ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉवलिस्ट हो जाएगा। द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज अ पोएम, अ नॉवेल, अ प्ले, अ 1 एक्ट प्ले। अब देखिए, जब गाल्सवर्दी को आप पढ़ें तो गाल्सवर्दी को हमेशा कम से कम 4 पार्ट में पढ़ें, नॉवेल, नॉवेलिटी, शॉर्ट स्टोरी, 3 को देख लें। दूसरा या सॉरी नॉवेलिटी या शॉर्ट स्टोरी, और प्ले में प्ले और 1 एक्ट प्ले, प्ले और 1 एक्ट प्ले। तो ये क्या है, लिटिल मैन, यह 1 एक्ट प्ले है, यह फुल एक्ट नहीं है। इस टाइप से आप डिवीजन करके पढ़ा करिए। नेक्स्ट है द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज, तो आपको कई बार बताया गया है, यह परीक्षा में भी आ चुका है। और अरिस्टोटल महोदय ने कहा प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, ध्यान रखिएगा। गाल्सवर्दी महोदय ने यद्यप किसका विरोध किया, गाल्सवर्दी महोदय ने लिखा है कि कैरेक्टर इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, नॉट द प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, एंड अ मैन हु हैंग्स हिज कैरेक्टर्स ऑन द नेम ऑफ प्लॉट दैट इज अ विक्टिम ऑफ कार्डिनल सिन। गाल्सवर्दी महोदय ने कहा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा नाटककार, ऐसा साहित्यकार, ऐसा थियरिस्ट जो कहता है कि कैरेक्टर ज़्यादा प्लॉट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैरेक्टर नहीं, वह कार्डिनल सिन, भयानक पाप का भागीदार है, यह उनका है। नेक्स्ट, एन एप्लीकेशन ऑफ हाई स्टाइल टू अ ट्रिवियल सब्जेक्ट रिजल्ट इन, तो अ मॉक एपिक, एन एपिक, अ बैलेट, एन एपिकल प्रोज, यह मॉक एपिक हो जाएगा, या इसे क्या कहा जाता है, पैरोडी कहा जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने क्या है, अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक। द इंग्लिश एक्विवेलेंट टू द टर्म माइमेसिस इज, तो माइमेसिस का मतलब आप जानते हैं, माइमेसिस का मतलब क्या होता है, इमिटेशन होता है। यह नेक्स्ट 85 का है, 86, फ्रॉम वेयर डिड द मूवमेंट ऑफ एक्सप्रेसियोनिज्म ओरिजिनेटेड, यह जो एक्सप्रेसियोनिज्म मूवमेंट है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब आपको क्या बताना है, कंट्री बताना है कि यह कहाँ से हुई है, फ्रांस से हुई है, इटली से हुई है, इंग्लैंड से हुई है, जर्मनी से हुई है। तो जितने लिटरेरी मूवमेंट्स हैं आप उनको तैयार कर लें, ढेर सारे लिखाए जाते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उनको लगभग 20-25 जो भी हैं
वो चाहे इज्म हो जाए, चाहे मॉडर्न लिटरेरी टर्म्स हो जाएं, लिखाए जाते हैं, तो उनका दोनों आप तैयार कर लें, ओरिजिनेटर, प्रोपाउंडर और कंट्री। तो ये क्या है, एक्सप्रेशनिज्म कहाँ ओरिजिनेट होता है, यह जर्मनी में होता है। तो 86 का क्या हो जाएगा, ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स बना लें। हु हैज़ बीन कॉल्ड द सेंट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल। मेटाफिजिकल स्कूल का सेंट किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जॉन डन को फादर कहा जाता है मेटाफिजिकल स्कूल का। मेटाफिजिकल स्कूल का सेंट जिसे कहा जाता है वो जॉर्ज हर्बर्ट है। कौन है, जॉर्ज हर्बर्ट है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज कॉल्ड अ ड्रामेटिस्ट ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। निम्न में से किसको द थिएटर ऑफ एब्सर्ड का ड्रामेटिस्ट कहा जाता है, तो वह कौन हो जाएंगे, आपने पढ़ा है। इसमें एक ही ऑप्शन है, हेराल्ड पिंटर। बर्थडे पार्टी 88 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, टर्जा रीमा इज ए स्टेंजा फॉर्म। यह जो टर्जा रीमा है यह इंग्लैंड में कौन ले आया, आप इनको भी तैयार करें। और यह क्या होता है, तो अब वैसे ही ध्यान दें, तो टर्जा माने बराबर क्या होता है, टर्जा बराबर 3 होता है। तो ऑफ 3 लाइन्स इन iambic meter with the rhyming scheme ABA followed by BCB in the next of the 3 lines in अनापिस्ट मीटर। अब यही गलत हो गया, 3 लाइन्स डेक्टिल, यह किस में लिखा जाता है, बस मीटर को आप फोल्ड कर ले। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या होता है, लघु गुणित दीर्घ। तो हमें ऑप्शन क्या मिल गया, पहला ही मिल गया। व्हाट डज द टर्म प्रोसोडी सिग्निफाई। प्रोसोडी से क्या तात्पर्य है, ऐसे प्रश्न आते हैं फॉर्म्स एंड मूवमेंट से, आप याद रखें। द स्टडी ऑफ शोइंग द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, डिक्शनरी मार्किंग, सेंस ऑन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन। तो वास्तव में अगर देखें, जिसे आप प्रोसोडी कहते हैं, तो प्रोसोडी बराबर क्या होता है, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन। फिर आप सोचेंगे कि वर्सिफिकेशन मीन्स क्या होता है, तो वर्सिफिकेशन का मतलब होता है द आर्ट ऑफ कंपोजिंग पोएट्री। जो कविता लिखते हैं उसकी सर्टेन इसेंशियल जो होती हैं, जिसको उसके तहत हम पढ़ते हैं, उसे चाहे आप प्रोसोडी कहिए और चाहे द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ क्या कहते हैं, वर्सिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट द टर्म डिक्शन सिग्निफाइज। अब बताएं कि डिक्शन से क्या अभिप्राय है, द टर्म डिक्शन। तो डिक्शन बराबर क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। डिक्शन बराबर क्या होता है, शब्दों का चयन होता है। तो यहाँ पे प्रश्न है, डिक्शन सिग्निफाइज the choice and arrangement of words, the choice and arrangement of the figure of speech, the choice of intonation, the choice of meter। तो राइट रिस्पांस क्या हो गया, 91 का ये हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, यह 92 में देखते हैं, द मिस्ट्री प्लेज वर बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल, स्टोरीज फ्रॉम द वेदास, स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ सेंट्स, स्टोरीज फ्रॉम द ग्रीक राइटर्स। अब ध्यान रखिएगा, 2 होते हैं, एक क्या होता है, मिस्ट्री होता है, एक होता है मिरेकल। जो मिरेकल हैं वह मिरेकुलस सेंट्स की लाइफ पे सेंटर्ड हैं, और जो मिस्ट्री हैं वह क्या है, मिस्ट्री प्लेज आर बेस्ड ऑन यह स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल। एंड आइडिल इज यूजुअली अ पोएम अबाउट यह आइडिल क्या है, पिक्चरस्क सिटी लाइफ, पाइनोरामिक व्यू ऑफ नेचर, पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पिक्चरस कंट्री लाइफ। तो जो आइडियल होता है वह क्या होता है, वास्तव में देखें तो यह कंट्री लाइफ को शो करता है, पास्टोरल लाइफ को शो करता है। तो यह राइट रिस्पांस 93 का क्या हो जाएगा, 93 का जो राइट रिस्पांस होगा डी। 94 इन 1817 रिव्यू ऑफ कॉलेज बायोग्राफिकल टेरियर, फ्रांसिस जेफरी क्वाइन द टर्म लेक स्कूल ऑफ पोएट्स ग्रुपिंग। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 1817 में यह टर्म किसने दिया है, यह लेक स्कूल, यह जो टर्म है लेक स्कूल किसने दिया है, फ्रांसिस जेफरी ने दिया। इसमें कौन कौन लोग थे, वर्ड्सवर्थ कॉलेज क्रैब, वर्ड्सवर्थ कॉलेज बायरन, वर्ड्सवर्थ कॉलेज हेल्डीज, वर्ड्सवर्थ कॉलेज साउदे। तो 94 का जो राइट रिस्पॉन्स है, अब याद कर लीजिएगा कौन कौन थे, टर्म किसने दिया, कब दिया, इसमें 3 प्रश्न बनते हैं। तो इसका जो राइट रिस्पॉन्स है वह डी है। नेक्स्ट, एलिजी बिगन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज। यह प्रश्न दोबारा पूछा गया है। इट वॉज रिटन द इलेजिक मीजर, इट वॉज ए पोएम ऑफ सारो, इट वॉज रिटन बाई राइटर्स ऑफ एल्जीज, सम एक्सपर्ट क्रिटिक्स नेम्ड इट सो। अब 95 है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इट वॉज ए पोएम ऑफ सारो ऑन बिहाफ
ऑफ इट्स थीम इट वॉज कॉल्ड एलजी। क्यों कही जाती है? इट वॉज अ पोएम ऑफ सारो। नेक्स्ट, व्हाट इज अ ब्लैंक वर्स? यह आपके फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स है। इट हैज मीटर बट नो राइम। इट हैज नो मीटर एंड नो राइम। अब ध्यान रखिएगा, जो ब्लैंक वर्स होता है वह दोनों हो सकता है। जो ब्लैंक वर्स होता है वह दोनों हो सकता है, मीटर हो सकता है, राइम हो सकता है, अनराइम हो सकता है। तो पहली जो क्वालिटी ब्लैंक वर्स की है मेट्रिकल है, तो जो इसका राइट रिस्पांस होगा वह क्या होगा? इसका जो राइट रिस्पांस होगा वह हो जाएगा इट हैज मीटर बट नो राइम। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया गया है आपका है 97, इस बार प्रश्न ज़्यादा ही है। स्ट्रोफे एंटीस्ट्रोफे डिफोर्ड फॉर्म अ 3-part स्ट्रक्चर इन अ ग्रीक ओड, अ क्लासिकल ओड, अ मेडिवल ओड, अ पेट्रार्चियन ओड। अब आप ओड को पढ़े होंगे, तो किस ओड में अगर देखें तो यह तीनों हैं। इसे क्लासिकल ओड कहा जाता है, या पिंडारिक ओड कहा जाता है, या रेगुलर ओड कहा जाता है। तो इसका जो राइट रिस्पांस है वह क्या है? क्लासिकल ओड है, चाहे PINDARIC पिंडारिक ओड इसी को कह लीजिए, और चाहे इसी को क्या कहिए? रेगुलर ओड कह लीजिए। अब वर्ड्सवर्थ का अगर आपने पढ़ा होगा, वर्ड्सवर्थ का ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, जब उसमें प्रश्न आता है तो आप हंसते हैं। कई बार देता है इट्स रेगुलर ओड, सॉरी इरेगुलर ओड, कई बार देता है पिंडारिक, तो पिंडारिक इरेगुलर हो गया। यह क्लासिकल ओड 97 का बी लगा लीजिए, 97 का बी, 98। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग पैसेज। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही, एंड ही सोर ब्राइट एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इनटू द सी। सूर्य आया, सूर्य ने अपनी किरणों को बिखराया, या जो भी रिस्पांस है, तो इसमें क्या है? पर्सनिफिकेशन है, माने मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच इज फाउंड इन दिस लाइन ऑफ जॉन गिट्स विद बेडेड बबल्स, BUBBLES है, विद बेडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम। तो इसमें ओनोमोटोपोइया है, इसमें कोई बताने की जरूरत आपको नहीं, सॉरी ये तो ओनोमोटोपोइया तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? इसमें एलिटरेशन हो जाएगा, तब यह हो जाएगा। माने 99 का आप क्या टिक लगाएंगे? एलिटरेशन लगाएंगे। नेक्स्ट, डिफाइन एलिटरेशन। एलिटरेशन, द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड ऑफ फॉर मल्टीपल टाइम्स विद इन अ फ्रेज। यह गलत है। अ पोएम दैट रिपीट्स द सेम फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन। साउंड्स विद इन वर्ड्स, द रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट साउंड्स नियरली कनेक्टेड वर्ड्स और सिलेबल। तो यह क्या हो जाएगा? 100 का डी हो जाएगा। What kind of figure of speech represents sound it describes? वह कौन सा अलंकार है जो ध्वनि पे आधारित होता है? तो वह क्या हो जाएगा? यह 101 का हो जाएगा, ओनोमोटोपोइया हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा गया है पेरीफ्रेसिस, विच इज राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच और राइटिंग, इज ऑल्सो नोन एज। पेरीफ्रेसिस को देखें तो इसका दूसरा नाम क्या है? एल्यूजन है, सिनेडकी है, लिटोटीज है, सर्कमोलोशन है। अब जो पेरीफ्रेज है इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो दूसरा नाम सर्कमोलोशन होता है। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी इज। अब यह जो फ्रेज है मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, तो इसमें देखें तो किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो पर्सनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरॉन है, और इसमें क्या है? सिमिली है। तो जस्ट अपोजिट आइडियाज, जैसे आप कहते हैं कि हैविंग नथिंग ही है थाल, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है? उसके पास कुछ नहीं है और उसके पास सब कुछ है। यहाँ पे लिखा गया हैविंग नथिंग, नथिंग, ही हैथ ऑल, ही हैथ HATH ऑल, जिसके पास कुछ नहीं है। और अच्छे एग्जाम्पल हैं, मोशन इज डायरेक्ट, पर्सनिफिकेशन हो गया। यहाँ लिखा है डायरेक्शन, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। अब यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन शुरू हो रहा है, आपको पढ़ करके बताना है कहाँ मिस्टेक है। हैविंग बीन चीटेड बाय द लीडर द वोटर्स लॉस ऑल होप, द वोटर्स लॉस ऑल होप की जगह क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो जो एरर है वह कहाँ पे है? यह सी में है, क्या होना चाहिए? लॉस्ट ऑल होप्स हो जाएगा, तो यह हो गया। नेक्स्ट, आई सा अ ब्रोक चेयर ऑन विच माई
टीचर सेड। तो ब्रोक की जगह क्या होगा, ब्रोकन होगा। तो अब जो ब्रोकन होगा तो राइट रिस्पॉन्स ये हो गया। स्मोक इज यू मस्ट लीव इट सून। तो स्मोक नहीं होता, यहाँ क्या लगेगा, स्मोकिंग हो जाएगा ए। द एनुअल एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग, यू नीड रीड। तो यू नीड क्या, रीड की जगह क्या होना चाहिए, ING लगेगा। तो ये तो इतने ऑर्डिनरी दिए गए हैं, क्योंकि जब परीक्षा में अगर पढ़ करके बैठते हैं तो जो गलत है वो खुद ही बताता है। इट इज़ नॉट सेफ टू कैच अ रन बस व्हेन इट रन्स एट स्पीड ऑफ 40। तो रन बस नहीं होता बल्कि रनिंग होता है, तो यहाँ पे मिस्टेक है में। एवरीवन एक्सपेक्ट्स गुड फॉर्चून फॉर हिमसेल्फ। चलें अब यहाँ पे वॉयस का है, एवरीवन एक्सपेक्ट्स गुड फॉर्चून फॉर हिमसेल्फ। हर व्यक्ति अपने लिए अच्छी किस्मत चाहता है। 109 गुड फॉर्चून इज एक्सपेक्टेड फॉर हिमसेल्फ बाय एवरीवन। गुड फॉर्चून इज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय एवरीवन फॉर हिमसेल्फ। गुड फॉर्चून इज टू बी एक्सपेक्टेड बाय एवरीवन फॉर हिमसेल्फ। फॉर हिमसेल्फ गुड फॉर्चून हैज बीन एक्सपेक्टेड बाय एवरीवन। अब यह आपने खूब पढ़ा है, क्योंकि ग्रामर अच्छी से आप तैयार करते हैं, तो इसमें क्या सही होगा, इसमें मेरे हिसाब से ए होगा। सम स्टोल इज डिक्शनरी लेस मंथ। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, यह क्या लिखा है, सम स्टोल इन डिक्शनरी लास्ट मंथ हिज डिक्शनरी वाज स्टोलन। सम स्टोल हिज डिक्शनरी लास्ट मंथ होना चाहिए यहाँ पे। ओ सम स्टोल, यहाँ पे हिज है भैया, हिज डिक्शनरी LAST लास्ट मंथ। उसकी डिक्शनरी किसी ने पिछले महीने चुरा लिया था, उसकी डिक्शनरी किसी ने पिछले महीने चुरा लिया था, तो इसका राइट रिस्पॉन्स हो जाएगी हिज डिक्शनरी वाज स्टोलन लास्ट मंथ या लास्ट मंथ बाय समवन। व्हाट कॉज द क्रैक, बाय व्हाट वर द क्रैक्स कॉज। व्हाट कॉज द क्रैक्स, यह क्रैक्स किसके कारण हुए, तो बाय व्हाट वाज द क्रैक्स। ओ बाय व्हाट वर द क्रैक्स कॉज्ड, बाय व्हाट हैड द क्रैक्स कॉज्ड, बाय व्हाट हैज द क्रैक्स बीन कॉज्ड, बाय व्हाट वाज द क्रैक कॉज्ड। इसका मेरे हिसाब से डी हो जाएगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट डायरेक्शन है, इन क्वेश्चन नंबर सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आउट ऑफ द 4 alternatives suggested, select the one which best expresses same sentence in direct speech. The master said to the servant, post the letter at once. अब आप बताइएगा, ये नरेशन का है प्रश्न। मास्टर ने कहा कि ले जाओ, और तुरंत अपने नौकर से कहा कि ले जाओ, तुरंत लेटर को पोस्ट कर दो। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट दैट पोस्ट द लेटर एट वंस। द मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट फॉर पोस्ट द लेटर एट वंस। द मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट इफ पोस्ट द लेटर एट वंस। द मास्टर आस्क्ड ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू पोस्ट द लेटर एट वंस। अब यहाँ पे यह आस्क्ड ऑब्लिक ऑर्डर लगा है, तो यहाँ पे जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, ऑर्डर्ड होना चाहिए, तो यह सही हो जाएगा, माने डी। आप ऑब्लिक लगा है। ही सेड आई नीडंट राइट दिस एसे। उसने कहा कि मैंने यह निबंध नहीं लिखा है। ही विल से दैट ही वुड नॉट हैव टू राइट दैट एसे। ही सेड दैट ही वुड नॉट हैव टू राइट दैट एसे। ही टोल्ड इफ ही वुड नॉट हैव टू राइट दैट एसे। ही सेड टू बी वुड नॉट हैव टू राइट दैट एसे। ही सेड आई नीडंट टू राइट दिस एसे। उसने कहा कि हमें यह निबंध लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब इसका क्या होगा, आप बताएं। He said that he would not have to write that essay. उसने कहा कि उसको ऐसे निबंध लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 113 का क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट 114 नंबर का प्रश्न है, देखें। He said I must finish this book on Monday. उसने कहा कि हमें हर हालत में यह किताब मंडे तक पूरी करनी है। He said that he would have to finish that book on Monday. He said that he would have to be finished that book, to be finished होना चाहिए, that book on Monday, यह गलत हो गया। He said that he must have to finish that book on Monday. He said that I would have finished that book on Monday. अब आप बताएं इसका राइट रिस्पांस क्या होना चाहिए। चलें भाई देख लें। तो he said that he would have to finish that book on Monday. तो he said that he would have to be finished that book on Monday. He said that he must have to finish that book on Monday. He said that I would have finished that book on Monday. अब इसमें देखें तो दो मेरे हिसाब से सही लग रहे हैं। दो से हमारा तात्पर्य क्या है, अगर पहला देखें, हैव टू फिनिश दिस बुक ऑन मंडे,
तो हैज यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे हैव होगा। अब दूसरा क्या है, वुड हैव टू बी फिनिश्ड, यहाँ पे गलत हो गया है, नहीं तो यह ही सही होना चाहिए था। अगर यह नहीं होगा तो ही सेड दैट आई वुड हैव फिनिश्ड दैट बुक ऑन मंडे। अब अगर यहाँ पे फिनिश्ड मान लें तो यह सही होगा, नहीं तो यह सही हो जाएगा। ठीक, ये टाइपिंग मिस्टेक है। शी सेड द कैट वॉज रनिंग एंड द डॉग वॉज चेसिंग इट। उसने कहा कि बिल्ली भाग रही थी, चूहा पीछा कर रहा था। शी सेड दैट द कैट हैज बीन रनिंग एंड द डॉग हैड बीन चेसिंग इट। शी सेड दैट द कैट वॉज रनिंग एंड द डॉग वॉज चेसिंग इट। शी सेड दैट द कैट हैड रनिंग and the dog had chasing it. She said that the cat had been run and the dog had chasing it. अब इसमें आप बताएं, बिल्ली दौड़ रही थी, चूहा उसका पीछा कर रहा था। तो आप पढ़ लें, मेरे हिसाब से she said that the cat has been running and the dog had been chasing it, यह हो जाएगा। Read the questions for P, Q, R, S and these 4 parts are not given in their proper order. Read the passage sentence and find out which of the 4 कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। अब इसमें पी क्यू आर एस के हैं, इसमें आपको बताना है पहला और अंतिम सही है। यहाँ पे कथन क्या है, द फैक्टर दैट बिसेट्स इंडियाज ग्रोथ इज पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन। अगर देखें तो भारत की जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है यह डेवलपमेंट के लिए एक बैरियर है। लास्ट सेंटेंस है देयरफॉर, अतः इफ वी डू नॉट कंट्रोल बोथ इंडियाज ग्रोथ इन एवरी अदर facet of life will be offset by the steep increase in population। ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो अब विकास संभव नहीं होगा। ऑप्शन पी क्यू आर एस हैं। अब समटाइम रिलीजन आल्सो हैज अ रोल टू प्ले इन दिस। So many factors contribute to the rise in population. There has been a phenomenal growth in population over the last country. They are people's ignorance and early marriage। अब बताएं कि द फैक्टर दैट बिसेट्स इंडियाज ग्रोथ इज पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन। अब यह जो पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन है तो इसके लिए फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है इंडियाज पॉपुलेशन के लिए, वह क्या है, RQPS, वह यह हो जाएगा। पहले यार होगा देयर हैज बीन अ फिनोमिनल ग्रोथ इन पॉपुलेशन वो द लास्ट कंट्री। अब लास्ट पीरियड में देखें तो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है, वह केवल और केवल अगर बैरियर होता है प्रोग्रेस के लिए तो पॉपुलेशन केवल नहीं है, फिलहाल इसका RQSP हो जाएगा। तो पेपर जमा कर दीजिए, हो गया सबका? अच्छा चलो ठीक है, फोटो कापी करा ले रखें, बस 10 मिनट में हो रहा है। नहीं ठीक बात। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज ड्यू टू। ये जो क्लाइमेटिक चेंज होता है यह किस कारण से होता है, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू। अब उसके बाद हम इसका लास्ट देख लें, एंड अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एग्रारियन सोसाइटीज। तो टू राइस प्रोडक्शन काजिंग चेंज इन रेनफॉल इज द न्यू चैलेंज टू ग्लोबल वार्मिंग। अब जो परिवर्तन है यहाँ से देखें, मौसम में परिवर्तन, उसके लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो क्लाइमेट चेंज होता है, तो इसका भी ए होगा SQRP। पहले आप यस को रखेंगे टू ग्लोबल वार्मिंग, यह ग्लोबल वार्मिंग है। 18 है कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स। अब जो डॉक्टर्स की कंटिन्यू रिपोर्ट है यह क्या शो करती है, कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स हाउ पीपल लिव एंड व्हाट दे ईट, who are measuring the incidence of heart attacks, disclose the pattern linking all over the world with the number of heart attacks they have। अब इसमें पहले हम देखें स्टेटमेंट क्या है कि कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स विद इन द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स, इसी के लिए है। अब इतने ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं, उसके लिए रीजन रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो जो रीजन रिस्पॉन्सिबल है राइट रिस्पॉन्स ये है क्यू। पहले देखेंगे हु आर मेजरिंग द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स हो जाएगा। यस ऑल ओवर द वर्ल्ड माने ले दे करके इसका सी सही है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट लाइक ऑल विजनरी दिस वन बिगिंस विद द ड्रीम इज अ स्पेस फ्री सोसाइटी। अब यह क्या है, यह आपका कंप्रिहेंशन है। कंप्रिहेंशन को आप पढ़ लें पूरा, बहुत आसान दिया गया है, कंप्रिहेंशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखें
तो हाउ विल द वर्ल्ड बी बेनिफिटेड बाय द लविंग नेचर विद विच चिल्ड्रेन विल ग्रो अप एंड कम्युनिकेट विद अदर्स। लविंग नेचर कैसे हो सकता है? चिल्ड्रेन ग्रोइंग अप इन सच एन एनवायरमेंट विल ब्रिंग ट्रैंक्विलिटी एंड पीस टू द वर्ल्ड। दे विल स्प्रेड लव एंड लिसन डिफरेंसेस। दे विल बी एबल टू ट्रिगर ऑफ fast progress and greater development. A better bonding will be created between individuals and the social environment will be bettered. अगर देखें तो बच्चों की अच्छी परवरिश कैसे हो सकती है? अच्छी परवरिश कैसे हो सकती है? तो अच्छी परवरिश के लिए हमको अच्छा इन्वायरमेंट देना पड़ता है। अच्छी परवरिश के लिए पौधे को जितना अच्छा खाद पानी आप देंगे उतना ही उसका डेवलपमेंट होता है। What ideal qualities should be nurtured in our children? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। अगर हम देखें तो अपने बच्चों में हमको क्या देखना चाहिए? दे शुड अंडरस्टैंड दैट मेंटेनिंग अ मॉडरेट लीव ऑफ एम्बिशन इज डिजायरेबल। दे शुड बी आइडियलिस्टिक, इमेजिनेटिव, रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड रीच out to greater goals. They should receive proper education and aim higher. They should become better humans and be very practicable, suppressing all softer emotions. अब इसका 120 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बच्चों में नैतिकता का आप संचार करें, बच्चे खुद ही अच्छे बन जाएंगे। नेक्स्ट है विच वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स इनफाइनाइट। अब इसमें आपको बताना है कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। तो इनफाइनाइट कुछ नहीं कहना है, विदाउट क्या हो जाता है? लिमिट हो जाता है। यह हो गया 121 के। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया ऑफ अ प्योर एंड अनटेंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये क्या है, क्या इम्प्लीमेंट करें कि प्योर और अनटेंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन डेवलप हो सके। दैट टू मच ऑफ वेस्टनेस हैज इंटर्ड द फ्लॉलेस सिस्टम दैट वर वी फाइंड स्टैंड इट इज अ प्रोडक्ट नॉट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम बट ऑफ सम anomaly or other, that where we find some problem it is because of the individual elements. That the stress free education system is so perfect that it can only be conceived in dream. अगर देखें तो जो परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम है हमें उसकी तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। तो जो इसका राइट रिस्पॉन्स होगा यही है ही, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन सिस्टम हमको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आज एजुकेशन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन ग्रोइंग अप एज फ्री इंडिविजुअल्स। अगर देखें हम फ्री इंडिविजुअल्स के रूप में अगर बच्चे डेवलप होते हैं तो फिर उसका प्रॉफिट क्या मिलता है? दे विल कंसिडर देयर थॉट्स एट द हाइएस्ट एंड विल बी ईगर टू कॉन्फिडेंटली शेयर देम। दे विल बी प्रैक्टिकल एंड विल बी एबल टू कंट्रोल द इंटेंशंस ऑफ देयर इमोशंस। दे विल बिकम मोर जेन्युइन शेयरिंग एंड रिसीविंग love without stains. They will be morally upright as far as worldly life is concerned. अगर देखें कि बच्चे हमारे फ्री इंडिविजुअल के रूप में डेवलप होते हैं तो उसका हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा? थॉट्स एज देयर हाईएस्ट अचीवमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा दे विल कंसीडर देयर थॉट्स एट द हाईएस्ट एंड विल ईगर टू कॉन्फिडेंटली शेयर देम। यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नेक्स्ट, यह लिटरेचर से मैंने पैराग्राफ दिया था क्योंकि ये क्लासिकल स्टोरी है और सबसे पूछी जाती है। एंटीगोने की स्टोरी है, उसके बारे में है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। व्हाई डिड एंटीगोने डिसाइड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ क्रेयन। यह बहुत आसान है। एंटीगोने तो सी फेल्ट सी वाज बाउंडेड बाय द हेवनली एलिगेशन, बाउंडेड बाय हर हेवनली ऑब्लिगेशन। यह उसका दायित्व तो है, इसलिए उसने भाइयों को बरीड करने के लिए उनका विरोध किया क्रेयन का। व्हाट इन योर ओपिनियन वुड हैव बीन द लॉजिकल एंड ऑफ द स्टोरी। आपके हिसाब से इसका लॉजिकल एंड क्या होता है? तो जो इसका लॉजिकल एंड है वह क्या है? एंटीगोन माइट हैव डिफाइड द ऑर्डर ऑफ क्रेयन बट फॉरगिवन बाय हिम। बाद में उसने फॉरगिव कर दिया। तो 24 का क्या होगा? ए हो जाएगा। 124 का 125 का 126। व्हाट वर द स्टेटस ऑफ वीमेन इन द कंटेम्पोररी सोसाइटी। दे अब अगर देखें उस समय पे महिलाओं का स्टेटस क्या था? तो दे कंसीडर्ड देमसेल्व्स इंफीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू मैन। यह पहले इंटेंशन था अबाउट द वीमेन में। आज तो इक्वल रैंक एंड डिस्पोजिशन है। बस 5 मिनट बैठ जाए। नेक्स्ट है द सिविल वार इन थेबेस ब्रोक आउट बिकॉज। सिविल वार ब्रोक आउट होता है। देयर वाज अ फाइट अमंग द सन्स ऑफ ओडिपस फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ द किंगडम। नेक्स्ट है देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सन्स ऑफ ओडिपस एंड क्रेयन ऑफ द कर्स ऑफ द गॉड। द ब्रदर्स ऑफ एंटीगोन वर ग्रेडी। अभी यह पूछ रहा है कि थेबेस में सिविल वार क्यों अराइज होता है?
थेबेस में सिविल वार क्यों अराइज होता है? तो थेबेस में सिविल वार इसलिए अराइज होता है, दे आर फाइटिंग अमंग सन्स ऑफ ओडिपस फॉर इनहेरिटेंस ऑफ किंगडम। यह किंगडम को क्या करते हैं? हायर करना चाहते हैं। आई एम द राइट वाइज एयर ऑफ द थ्रोन, मैं ही गद्दी का उत्तराधिकारी हूँ, इसके लिए इनके यहाँ फाइटिंग हुई। अब 2 मिनट आप लोग रोकें, फिर हो जाता है। अ कैरियन बर्ड इज अ बर्ड, यह जो कैरियन बर्ड है इससे मतलब क्या है? तो यह वह होती है विच ईट्स द डेड बॉडीज, कहा जाता है विच ईट्स द डेड बॉडीज ऑफ मैन, यह जो डेड बॉडीज को खाती है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी ऑफ एंटीगोने, इसकी जब नैरेटिव आप पढ़ते हैं इसका मुख्य विषय वस्तु क्या है? वन मस्ट बी ट्रू टू वन स्किन, वार इज एन एविल, वन मस्ट बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लॉज ऑफ मैन एंड हेवनली लॉज। अब जब एंटीगोन की स्टोरी को पढ़ते हैं, यह पैराग्राफ इसलिए दिया गया था जो है कि आप इसको जो है वो क्लासिकल लिटरेचर में आपको पढ़ाया गया। क्लासिकल लिटरेचर में जब थेबेस को पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य इससे है कि वन मस्ट बी ट्रू टू वन स्किन, वन मस्ट बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, आपको अपने दायित्व के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। क्या होगा? यह हो जाएगा वन मस्ट बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट हो जाएगा। अब जो लास्ट प्रश्न बचे हैं आप उनको देख लें। यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट, दोज लिस्टेड 30 सिलेक्शन ऑफ मोस्ट 31 एंड लॉन्ग स्टैंडिंग गॉड्स ऑफ द वर्ल्ड्स एंशिएंट। एक क्लोज टेस्ट आपको दिया गया है, यहाँ से अगर चाहे तो आप एक बार पढ़ लें। इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर रिलीजन टूडे ओनली वन गॉड इज वर्शिप, अगर दुनिया के ज़्यादातर देशों में देखें तो आज एक ईश्वर की पूजा होती है। बट इन मैनी एंशिएंट रिलीजन्स फॉलोअर्स वर्शिप्ड, अ लॉट ऑफ गॉड्स हो जाएगा। अब हमको जो वर्ड सेलेक्ट करना है वह 27 जो दिया गया है इसके लिए ऑफ गॉड्स, गॉड हैड स्पेशल, GOD होगा। अब 28 एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सम कुड अपीयर इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स द मोर मिथ्स एंड, अब यहाँ 29 में क्या होगा? एंशिएंट कल्चर्स एंड द रेंज ऑफ गॉड्स वर्शिप्ड ऑफन चेंज ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एज डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेस रोज। अब देख रहे हैं कि दुनिया भर के देवी देवता पैदा हो गए हैं, तो कारा फेल इन इम्पॉर्टेंट दो लिस्टेड 30 अ सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट 31। अब 30 और 31 में क्या भरा जाएगा? लॉन्ग स्टैंडिंग गॉड्स ऑफ द वर्ल्ड्स एंशिएंट कल्चर। अब यहाँ पे है ग्रुप है, प्रोसेस है, कर्टल है, टीम है। दुनिया में देखें तो सबसे ज़्यादा आज देवी देवता पूजे जाते हैं। अगर निकल रहा हो निकलने, अभी रिस्पांस बता दिया जाएगा आप लोगों को। बैठना हो 2 मिनट बैठे। ठीक। तो अब दुनिया में देखें तो दुनिया भर के आज देवी देवता पूजे जाते हैं। इन देवी देवता के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होगा? आप लोगों ने लगाया होगा, इसमें ग्रुप लगाया है कि कार्टेल। कार्टेल माने क्या होता है? व्यापारियों का समूह होता है, ठीक है ना। अब एक ग्रुप तो यहाँ पे लगेगा नहीं, तो यहाँ पे यह क्या होता है? प्रोसेस बराबर क्या होता है? डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स, विभिन्न प्रकार के ईश्वर हम पूछते हैं और हर एक ईश्वर को हम अलग अलग गुणों से क्या करते हैं? अलग अलग गुणों से विभूषित करते हैं। फिर है 31 ए में कंटूअर्स, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। तो अब इसमें हम देखें क्या है, हर एक को अलग अलग फीचर देते हैं। गणेश जी का प्रतिमा अलग है तो पता चला शंकर जी अलग हैं, तो विष्णु भगवान कोई काम ही नहीं है, समुद्र में लेटे पैर ही दबवा रहे हैं। हर एक का फीचर क्या है? एकदम टेंशन फ्री हैं। नेक्स्ट देखें तो 29 लीजेंड्स, फॉक टेल्स, स्टोरीज, फेबल्स। तो ईश्वर हमेशा लीजेंड का विषय है, ईश्वर हमेशा लीजेंड का विषय है। और नेक्स्ट पूछ रहा है वर्ब क्या लगेगा? आर, वाज, वर, तो हैव बीन हो जाएगा। नेक्स्ट है अपलॉडेड, ऑनर्ड, रिवर्ड, रिव्यूड, इसमें क्या लगेगा? तो रिवर्ड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फ्रॉम द चॉइस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटलाइज्ड वर्ड्स। अब ये तो आपसे बना ही गया होगा। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? अरे भाई अब आपसे पूछा जा रहा है, अब आप बैठ गए हो तो इसको बताएं ना। ये तो चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फ्रॉम द चॉइस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटलाइज्ड वर्ड्स। ये जो कैपिटल में दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा हमको एंटोनिम चुनना है, सिनोनिम नहीं। तो इनडिफरेंट का क्या हो जाएगा? क्यूरियस, वेरीड, अलाइक, यूनिफॉर्म। इनडिफरेंट का क्या होगा? वेरीड हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है डिस्क्रीट,
36 का क्या होगा? डिस्क्रीट माने क्या होता है? कॉन्शस, अलर्ट, तो क्या हो जाएगा? केयरलेस। जब कॉन्शस होगा तो क्या हो गया? अपोजिट केयरलेस हो जाएगा। रेशनल, रेशनल बराबर क्या होता है? अच्छा हो सॉरी, ऑब्सलेट। अब ऑब्सलेट का मतलब क्या होता है? पुराना भी होता है, ओल्ड होता है, एंशिएंट होता है। तो ऑब्सलेट फ्री, एंशिएंट, करेंट, कल्चर्ड, तो ऑब्सलेट का प्रेजेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। रेशनल माने तार्किक होता है तो क्या होगा? इनसेन। रेशनल तार्किक, तो ये क्या हो जाएगा? इनसेन। स्पेक्टिकल माने क्या होता है? शंकालु होता है, सब पे शंका करने वाला, बात बात पे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले को क्या कहा जाता है? स्पेक्टिकल कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? अब डाउटफुल हो सकता है, कन्विंस हो सकता है, क्वेश्चनिंग होता है, सिनिक हो सकता है। अब आप बताएं इसमें क्या होगा? मेरे हिसाब से क्या कन्विंस होगा जो शंका कर रहा है, विश्वसनीय। Direction: each of the following consists of a word in capital letters followed by 4 words or group of words. Select the word or group of word that is most similar in meaning to the word in capital letter. Painstaking. अब ये 4 ठो बचे हैं, ये पूरे ही कर दिए जा रहे हैं, आपको दिखने लगे। अब यहाँ से देख लें, अब यहाँ पे दिया गया है painstaking, feeling panic, through and rigorous. टेकिंग रिस्क हो गया, पेनफुल एंड सॉरोफुल। अब पहले यह बताएं, यहाँ जो शब्द लिखा गया है पेन स्टेकिंग, इसका मतलब क्या होता है? तो क्या होगा इसका राइट? फीलिंग पैनिक, टेकिंग रिस्क, पेनफुल एंड सॉरोफुल, थॉरो एंड रिगरस। तब यह न होगा गंभीर प्रवृत्ति का व्यक्ति, रिस्क लेने वाला, तब तो यह हो जाएगा एग्जैक्ट। नेक्स्ट है सब्सेंटियल, माने क्या होता है? अच्छा होता है, बढ़िया होता है, डेलिकेट होता है। तो अब उसका मतलब क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया इंडोलेंट। इंडोलेंट बराबर क्या होता है? लेजी। तो जब लेजी का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे कॉन्शस हो जाएगा, और क्या भाई? अच्छा सिनोनिम्स पूछा है, सिनोनिम है तो लेजी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा गया है फेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? फेन, नकली। तो नकली का क्या हो जाएगा? अब नकली का चाहे प्रिटेंडेड, डेवलप्ड होगा नहीं, प्लेड होगा, फेल्ड होगा। अब इसमें ये कोई भी लगा ले, चाहे बहाना बनाना लगा ले, चले। तो अब यह आपका पेपर रहा, समाप्त हुआ। 143 क्वेश्चन हो गए, इसलिए थोड़ा सा डिटेल हो गया था यह, थोड़ा सा, लेकिन आपको 2 से मतलब होना चाहिए। एक तो नेचर ऑफ क्वेश्चन, जब किसी भी परीक्षा में बैठे तो यह मत देखिए, आप यह देखिए कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है। विद इन 2 आवर्स आई विल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट, मैं कर ले जाऊंगा कि नहीं ले जाऊंगा, पहले तो आप इसको चेक कर लिया करिए, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा नेचर ऑफ क्वेश्चन, आप देखा करिए कि लगभग ऐसे ही प्रश्न आते, बहुत आसान था पेपर, कहीं से कठिन नहीं दिया गया था और काफ़ी कुछ लॉजिकल था, काफ़ी कुछ लॉजिकल था। तो यह हो गया। दूसरा अभी मैंने बताया था कि यूपीपीएससी ELT का बैच मैंने शुरू किया है, जिसका 1 दिन हुआ है, अभी 1 डे हुआ है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हर एक पेज पे नंबर दिया गया है, आप उससे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो यह टेस्ट पेपर का जो आपको सॉल्व दिया गया, अब यह समाप्त होता है। 1 मिनट, तो चले भाई, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट संडे विद अ न्यू मॉडल टेस्ट पेपर। अब आप लोग चाहें तो इसका रिस्पांस देखना चाहें तो देख लें 2 मिनट में।